नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मेरा नाम है डॉक्टर बलदेव महर्षि और मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि नया नहीं है बहुत से विद्यार्थियों के लिए, लेकिन मेरे लिए नया है और पिछले कई दिनों से कुछ फ़ोन कॉल्स और कुछ मैसेज के कारण मैं इस पर बात कर रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुत कम विद्यार्थी रुचि रखते हैं क्योंकि ये पंजाब की मास्टर कैडर हिंदी आपके सामने लिखा है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा है। इसकी वैकेंसी के क्या नियम है, कितनी पोस्ट है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कई विद्यार्थियों ने मुझे पूछा कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए या इसमें खास बात क्या है, तो मैं केवल पाठ्यक्रम पे चर्चा करूँ, है ना। इसकी योग्यता क्या है, इसकी वैकेंसी कब आएगी, कितनी पोस्ट है, मुझे इतना ध्यान है कि ये इसका पाठ्यक्रम है और इसमें 150 प्रश्न आते हैं। तो मैंने 2 पेपर देखे हैं और पाठ्यक्रम देखा, उसी के अनुसार मैं इस पर चर्चा करूंगा। इसमें मुख्यतः मुझे जो चीजें दिखाई दी वो 3 या 4 पोर्शन दिखाई दिए, ठीक है। जैसे मुख्यतः हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद में गद्य साहित्य, उसके बाद में भाषा और लिपि, व्याकरण और काव्य शास्त्र। और ये आरपीएससी के बनिस्पत देखें तो बहुत आसान पाठ्यक्रम है और बहुत आसान पेपर भी है, लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या जैसे कि 150 आती है, तो ज्यादातर हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न आते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास विद्यार्थियों के लिए सबसे मुश्किल एक प्रकार से पोर्शन होता है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ हम थोड़ी पुस्तकों की चर्चा कर लें। एक बात तो ये है कि 2 पेपर मैंने देखे और चूंकि ये सेकंड ग्रेड का पेपर है, तो बहुत लंबे चौड़े जो कथन होते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, रामचंद्र शुक्ल के हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, बच्चन सिंह के हैं, इस प्रकार के कथन इसमें नहीं पूछे जाते। आमतौर पर 90% से ऊपर प्रश्न एक लाइन का प्रश्न होता है, एक शब्द में उत्तर होता है। इसका मतलब है कि अधिकांश प्रश्न डेटा के आते हैं, तथ्यात्मक आते हैं। अगर कोई बहुत गहरी समझ हमें नहीं और हमने केवल रट लिया है तो भी हम इस परीक्षा में मतलब सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे पहले बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की और भाषा की और लिपि की। हालांकि भाषा का इसमें पोर्शन नहीं है, लिपि है, केवल देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि और हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल का जो इतिहास है उसको पढ़ा जा सकता है। क्या डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल का पूरा इतिहास पढ़ा जाए? मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल के इतिहास में भी लगभग 700-800 पेज है। और अगर पंजाब के विद्यार्थी हैं जो कि हिंदी साहित्य से उतना ज्यादा लगाव नहीं रखते या उतना ज्यादा उनका परिचय नहीं होता, आरपीएससी के विद्यार्थी हिंदी साहित्य को खूब पढ़ते हैं। राजस्थान के विद्यार्थी इतना पढ़ रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, और काफी एकदम उन्मुक्त होकर, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मतलब कई विद्यार्थी तो हिंदी साहित्य के दीवाने हो जाते हैं, इतना ज्यादा उसको पढ़ते हैं। पंजाब के विद्यार्थियों का शायद इतना लगाव नहीं रहा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नगेंद्र का इतिहास भी पूरा नहीं पढ़ा जाए। एक तो इसमें गद्य रचनाओं में कुछ नाम लिखे हुए, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो गद्य रचनाओं में तो वही पढ़ने जिनके नाम लिखे हुए। दूसरा ये है कि जैसे हम आदिकाल को हमने पढ़ दिया और आदिकाल को पढ़ने के बाद में बहुत सी बातें कहानी के रूप में सामने आती है, ऐसे सिद्धों में ऐसे हुआ था, नाथों में ऐसे हुआ था। उन कहानियों को याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां केवल डेटा है, उसको आप रेखांकित कर ले। पहली बार उस इतिहास को पूरा पढ़े और जो डेटा है, जो तथ्य है, जो आंकड़े हैं, उनको रेखांकित कर ले। अब दूसरी बार में या तीसरी बार में जब भी रिपीट करना हो तो केवल उसी को पढ़े, वहां बहुत सारी कहानियां समझने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जैसे इसमें आदिकाल की बात करें तो चाहे वो काल विभाजन हो, सीमा निर्धारण हो, नामकरण हो, आदिकाल की पृष्ठभूमि सिद्ध हो, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, ये सारी की सारी आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, ये पूरे के पूरे पाठ नगेंद्र के इतिहास में मिलेंगे। नगेंद्र का इतिहास है वो वर्तमान में हरदयाल के साथ आता है। डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल 2 लेखक उस पर लिखे रहते हैं, काफी जाडी और मोटी किताब है, ठीक है। सभी विद्यार्थी उसको जानते होंगे। भक्ति काल में राम काव्य, ये सब वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ लिए हैं प्रमुख कवि। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कवियों के नाम दे दिए, आदिकाल और भक्ति काल के कवियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन अगर आप सामान्य रूप से सारे इतिहास को पढ़े, कई बार ऐसा होता है कि हमें 100% सफल होना है। हमें आप मान के चलिए कि इस परीक्षा में ऐसी तैयारी करनी है कि कोई भी गुंजाइश नहीं बचे, कमजोरी कोई नहीं बचे। तो आपको इन नामों की चर्चा किए बगैर सारा इतिहास पढ़ना चाहिए। अब आप ऊपर देखो, रीतिकाल, नामकरण, विभिन्न धाराएं। अब विभिन्न धाराओं में सभी कवि आ जाते हैं।
तो पता नहीं कवि का किस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए। यहाँ पे केवल घनानंद का नाम मिलेगा आपको, घनानंद का भी नहीं है, यहाँ पे घनानंद का भी नाम नहीं। तो क्या इसका मतलब यह कि घनानंद पे प्रश्न नहीं आएगा, है ना। यहाँ चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, है ना, और जायसी और बिहारी, रहीम, पद्माकर, मतीराम, घनानंद, बहुत सारे ऐसे कवि जो छूट गए, बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि यहाँ पे छूट जाते। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप ये प्रमुख कवि को इसको छोड़ दें, इसके चक्कर में मत पड़े। हाँ, इतना कर सकते हैं कि जब ये नाम आए तो विशेष रूप से ध्यान दें, बाकी सारा इतिहास पढ़े और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि मुझे केवल इन कवियों की जानकारी पढ़नी है, बाकी कवियों की जानकारी नहीं पढ़नी। यहाँ देखिए लिखा है प्रमुख कवि और उनका योगदान, और यहाँ एक कवि का नाम लिख दिया सूरदास। यानी संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये 4 काव्य धारा भक्ति काल की, और चारों में यहाँ 4 कवियों के नाम लिख दिए, कबीर, सूरदास, तुलसीदास और जायसी। जबकि सूरदास के अलावा नंददास भी महत्वपूर्ण कवि है, ठीक है। कबीर के अलावा रैदास भी महत्वपूर्ण है, दादू दयाल भी महत्वपूर्ण है, जायसी के अलावा और बहुत सारे काव्य ऐसे लिखे गए जो महत्वपूर्ण है सूफी काव्य में। तो मुझे लगता है कि सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये थोड़ी विशेष ध्यान देने की बात है। तो डेटा जो है वो सबका याद करें, रचनाओं के नाम, रचनाएं कब लिखी गई या उसके प्रमुख पात्र कौन से हैं, मोटी मोटी बातें उन रचनाओं के हमें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे आधुनिक काल में है, आधुनिक काल में भी रचनाकारों के नाम दिए गए, जैसे प्रमुख कवि, यहाँ काफी नाम शामिल किए गए, यहाँ लगभग शामिल कर लिए गए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ भी देखें तो नागार्जुन है या बहुत सारे नाम छूट गए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण कवि है उनके नाम छूटना, कोई पेपर सेटर जब पेपर बनाता है तो ज्यादा ये सोचता नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। अभी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई उसमें नाम ऐसे लिखे हुए थे, लेकिन मैं देखता हूं कि ज्यादातर पेपर सेटर उन नामों को ध्यान में नहीं रखता, क्योंकि वो प्रश्न कहीं से भी दे सकता है। तो आप पूरा इतिहास पढ़ें, ठीक है। गद्य का उद्भव विकास, गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी आदि लिख देने से गड़बड़ हुई है। गद्य की लगभग 13-14 विधाएं होती है, आदि लिखने से सारी शामिल हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गद्य में आप उतनी विधाएं पढ़ें जितनी आपको दी गई। यहां भी नाम दिए गए हैं, गद्य में आप ये संतुलन कर सकते हैं, गद्य में आप पूरा मत पढ़िए। जैसे आपको कहानियां पढ़नी है, हिंदी कहानी का विकास आपको पढ़ना है, तो इतने कहानीकार को याद करें, ये ठीक है मामला। यहाँ पे आपको सुविधा होगी थोड़ी सी, हो सकता है। मान लीजिए गद्य की आप तैयारी कर रहे हैं, साहित्य 2 प्रकार का होता है ना, पद्य और गद्य। तो आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये तो पद्य का विभाजन है। गद्य का विभाजन विधावार होता है, कहानी का विकास, नाटक का विकास, संस्मरण का विकास, उपन्यास का विकास, एकांकी का विकास, ये अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहां जैसे मान लीजिए आप जो गद्य साहित्य में पढ़ रहे हैं, कहानी, नाटककार आदि के बारे में निबंधकार ये दे रखा है उन्होंने, है ना, नाटककार, निबंधकार, कहानीकार, हालांकि यहाँ पे उपन्यासकार नहीं दिए, ये मतलब खतरनाक चीज है ना भाई, कहानीकार दे दिए लेकिन उपन्यासकार नहीं दिए। तो सिलेबस या तो बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ आप गद्य विधा में वही नाम याद करें जो नाम यहाँ पे दिए गए। मान लीजिए गद्य के 10 प्रश्न आते हैं या 15 प्रश्न आते हैं, उसमें से 2 प्रश्न ऐसे आगे जो बाहर से आगे, उपन्यास के आगे या उन नामों के संबंध में आगे जो यहाँ नहीं दिए गए हैं, तो उनको छोड़ देना, क्योंकि गद्य साहित्य का अपने आप में इतना विस्तार है, इतनी रचनाएं हैं कि उनको आप याद करोगे उतने में पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। अकेले गद्य साहित्य को याद करे विद्यार्थी, उतने में बाकी सारा सिलेबस का डेटा याद कर सकता है। इतना डेटा गद्य साहित्य में भरा पड़ा। अभी जो मैंने कॉलेज में करवाया था कोर्स, उसमें गद्य साहित्य के लगभग 116 पेज थे, और 116 पेज में डेटा ही डेटा भरा पड़ा है। हालांकि पद्य साहित्य के 300-400 पेज के होंगे नोट्स, लेकिन उसमें इतना डेटा नहीं है जितना उस 116 पेज में। वहां पे रचनाओं के नाम इतना मिक्स हो जाता है, विद्यार्थी एकदम भटकने लगता है। उसका एक उपाय यह भी है कि कोटा बनाए। जैसे आप निबंधकार याद कर रहे हैं, तो निबंधकार रोज के 5 निबंधकार याद कर ले, दूसरे दिन 5 फिर कर ले। अब निबंधकार याद हो गया तो कहानीकार याद कर ले, एक साथ मत पढ़े। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे सुबह बैठे और शाम तक गद्य रचनाओं को याद कर रहे हैं, शाम तक कहानी, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंधकारों को याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें। उनको टुकड़ों में करें। रोजाना जैसे 5 को पढ़ना तो घंटे भर का टाइम दिया, आधे घंटे का टाइम दिया, रट के 5 को छोड़ दिया, बाकी को 5 को कल पढ़े। एक बार पूरा हो गया तो फिर से शुरू कर दे, अब 7-7 को पढ़े।
अब पूरे हो गए तो 10-10 को पढ़े, फिर चाहें तो एक दिन में पूरा पढ़ दे, चौथे या पांचवें चरण में जाके। इस प्रकार से गद्य साहित्य को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो गद्य और पद्य ये हो गया। इसके बाद में ये पूरा का पूरा एक प्रकार से साहित्य शास्त्र का सिद्धांत, इसमें मत आदि दिए गए हैं। बहुत ज्यादा अगर इसमें अलग अलग ग्रंथों को पढ़ा जाए तो बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें कुछ चीजें से ऐसी है जैसे काव्य की परिभाषा, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, है ना, और ये ऊपर वाला जो बिंदु है ये तो भगीरथ मिश्र में से पढ़ा जा सकता है। बाकी गद्य विधाएं, निबंध, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा के स्वरूपों, तत्वों का परिचय, उपन्यास की परिभाषा, तत्व, कहानी की परिभाषा, तत्व, समीक्षा, सिद्धांत, नाटक और एकांक की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण, ये क्या है मामला। ये पूरा का पूरा ये दूसरे बिंदु से लेकर पांचवें बिंदु तक जो पूरा का पूरा प्रसंग है वो असल में उसके लिए अगर कोई गाइड आती है तो गाइड से पढ़ा जा सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये खास कोई ऐसा प्रश्न यहां से बनते हो। ये गोलमाल बात है। जैसे कहानी के तत्व की बात करें तो कथानक है, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, भाषा शैली है, संवाद या कथोपकथन है, उद्देश्य है, देश काल और वातावरण है। अब यही 6 तत्व नाटक के भी है। नाटक में 7वां तत्व जुड़ जाएगा, अभिनेता। नाटक का मंचन करना कितना पॉसिबल है उसको अभिनेता बोलते है ना। अभी मैं उसका डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये 7वां तत्व जुड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब, अच्छा ऐसे ही तत्व सभी के होते हैं, सभी गद्य विधाओं के, उनके ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना नहीं रहती है। एक एक बिंदु, एक एक लाइन के, एक एक पेज के नोट्स हो सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर इतना पूरा दूसरे से लेकर 5वें तक के ठीक से नोट्स बनाए जाए तो 5 या 6 पेज में सारे नोट्स आ जाएंगे, फिर उसको बात को समझ लिया जाए। तो ये बहुत ही छोटा पोर्शन है, इतना लगता है लेकिन अवकाश है नहीं। खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य आदि भी बहुत सामान्य चीजें। तो ये पूरा का पूरा जो समीक्षा सिद्धांत पूरा का पूरा है जो एक पोर्शन है, उसमें हो सकता है आपको किसी शिक्षक की जरूरत पड़े, लेकिन ये बहुत आसान भी है ना। अगर कहीं से आपको गाइड में या कहीं से कोई समझाने वाला मिल जाए तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है व्याकरण। व्याकरण की 2 किताबें बड़ी प्रसिद्ध है। अगर आप कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ने में, थोड़ा सा भाषा उसकी बड़ी कठिन है। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल को और हिंदी व्याकरण में कामता प्रसाद गुरु को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। पढ़ पाए तो प्रश्न वहां से खूब उठते हैं किसी भी परीक्षा में। मुझे लगता है कि पंजाब में अगर कहीं 9वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं तक व्याकरण की कोई पुस्तक पाठ्यक्रम में हो तो पहले तो उसको पढ़िए। नहीं तो मैं एक पुस्तक बता देता हूं, हालांकि डिस्क्रिप्शन में पुस्तकों की सूची रहती है पूरी की पूरी, लेकिन उस पूरी सूची को तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चुनिंदा नाम दे रहा हूं, हालांकि नाम मैं उसी सूची में से ले रहा हूं। तो एक किताब आती है हरदेव बाहरी की, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग नाम से। उस एक किताब को अगर ये सारे टॉपिक पढ़े जाएं तो वहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि के मानकीकरण आदि को लेकर एक हरदेव बाहर की किताब आती है, हिंदी भाषा। आपके 100-150 रुपये खर्च होंगे। हिंदी भाषा किताब को आप खरीदें, उसमें लगभग 11 या 12 पाठ है, उसमें से आपके काम का एक ही पाठ है। चाहे तो उसके कहीं पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ ले सकते हैं, है ना। आपके काम का वो एक ही पाठ है। इसका नोट्स कहीं से उपलब्ध हो तो उसको पढ़ ले। उस किताब की पीडीएफ अगर आपको कोई बना के दे दे कि भाई देवनागरी लिपि का पोर्शन है, उसकी मुझे पीडीएफ बना के दे दो, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। मुझे लगता है कि वो किताब हिंदी भाषा और लिपि के संबंध में इतनी प्रामाणिक है कि पेपर सेटर उसी को उठाते। ठीक है, ऐसा मुझे अनुमान। ठीक है, तकनीकी शब्दावली आदि ग्रामर में रहती है। अलंकार और छंद ये 2 ऐसे बिंदु हैं जो बहुत थोड़े अलंकार यहाँ पे दिए गए और बहुत थोड़े छंद यहाँ पे दिए गए हैं। इसके लिए आप नरोत्तम स्वामी की काव्यांग पारिजात पढ़ सकते हैं, कोई भी एक किताब लेनी है। ठीक है, और या काव्यांग प्रभा नाम से किताब आती है डॉक्टर नवीन नंदवाना की, या राजस्थान में हमारे कुछ गाइड्स भी चलती हैं जिसमें उदाहरण काफी मात्रा में भरे रहते हैं। ठीक है, उनको भी आप देख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी किताबों की जरूरत नहीं होती। इसमें थोड़ा सा समझना होता है कि अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है, उनमें आपस में भेद क्या है, उसमें समानता क्या है, असमानता क्या है, और 2-2, 4-4, 5-5 उदाहरण आपको जो मिले उनको पढ़ दीजिए। इसमें एक समस्या भी है
कि मान लीजिए कोई ऐसा उदाहरण उसने दे दिया और बताया, पूछा कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है, तो अगर वो पंक्ति आपने कहीं नहीं पढ़ी है और उसका अर्थ आपको नहीं आता तो आपको उसको हल करने में समस्या होगी। तो फिर भी मुझे लगता है कि नवीन नंदवाना की जो किताब है काव्यांग प्रभा, आपको फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे उसको मिल जाएगी, है ना, उसमें ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप किताबों पे थोड़ा सा खर्च करेंगे, हालांकि मैंने किताबें अलग अलग बताई है लेकिन वो पूरी नहीं पढ़नी है। काव्यांग प्रभा भी 200-250 पेज की किताब है, लेकिन आपके काम के 20 ही पेज, ठीक है। उसी प्रकार से लिपि आदि के लिए पूरी किताब हो कम से कम 200 पेज की, लेकिन आपके काम का एक ही पाठ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप उसको इस पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकते हैं। 150 प्रश्न आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इतिहास के प्रश्न आते हैं, उसके बाद में दूसरे नंबर पे व्याकरण रहता है, फिर उसके बाद में थोड़े थोड़े 5-7 प्रश्न वो अन्य पोर्शन के रहते हैं, जैसे समीक्षा सिद्धांत के मान लीजिए या काव्य शास्त्र के मान लीजिए, लिपि के 2-4 प्रश्न मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें जो प्रश्न है वो बहुत ही सतही और बहुत सामान्य होते हैं, बहुत गहरे प्रश्न नहीं होते। आप कहीं से कुछ भी पढ़ते हैं तो जो मोटी मोटी परिभाषाएं रहती है, जैसे हमारे राजस्थान में यहाँ सेकंड ग्रेड की स्कूल लेक्चर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को लंबे लंबे कथन देखने पड़ते हैं, शुक्ल जी का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, बड़ी बड़ी धारणाएं समझनी पड़ती है। ऐसा पेपर इसमें नहीं आता, क्योंकि वहां पे असल में हिंदी के ऐसे विद्यार्थियों की इतनी रुचि नहीं होती है, उतना तैयारी का इतना स्तर नहीं रहता होगा, इसलिए बहुत सामान्य पेपर मैंने देखा। तो जिस प्रकार का पेपर, और मुझे लगता है कि जो बात आप जानना चाहते थे, कुछ विद्यार्थियों के जो फोन आए थे, तो उस स्तर की मैं बात शायद कर चुका हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों से मेरी बातचीत इस संबंध में हुई नहीं है, 2-4 विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन कॉल आए थे और ऐसा उन्होंने कहा कि अभी उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो मैंने सोचा इस पर बातचीत हम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके कोई इसमें सवाल हो तो आप इसका कमेंट में सवाल डाल सकते हैं, आगे कभी फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।